हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रत्नेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ एग्ज़ाम पर। साथियों, तो हम आपके लिए तैयारी कराने वाले हैं आईटीबीपी ड्राइवर 2023 में जो वैकेंसी निकली थी 468 पदों पर। हम आपको तैयारी कराने वाले हैं। तो हम आपके लिए ले आए हैं टॉप 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला। इसमें ऐसा नहीं है कि हम आपको 1500 ही प्रश्न कराएंगे। हम आपके लिए इसमें कम से कम 1500 में से 3000 से 3500 हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं। तो साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ इसी श्रृंखला में। और साथियों, जिस तरह आपको पता है कि आपका जो है ट्रे टेस्ट का के ड्राइविंग पार्ट से संबंधित आपके 60 प्रश्न आने हैं। तो हम आपको 60 में से आपके 40 प्रश्न रहने वाले हैं ड्राइविंग पार्ट से, 20 प्रश्न रहने वाले हैं आपके मेंटेनेंस पार्ट से। तो साथियों, हम भी आपके लिए इसी क्रम में आपकी तैयारी कराने वाले हैं। ये जो आपका रेशियो है, अगर हम आपको 15 प्रश्न लेके आएंगे तो आपको 10 प्रश्न आपको ड्राइविंग पार्ट से मिलेंगे और 5 प्रश्न हम आपको डेली मेंटेनेंस पार्ट से कराया करेंगे। तो साथियों, जुड़ जाइए। और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल आईटीबीपी ड्राइवर के लिए है। जिसका भी ड्राइवर का एग्ज़ाम है, चाहे डीएसएसबी हो या आपका जो भी ड्राइवर एग्ज़ाम है, हम आपके लिए ड्राइवर के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो आप जुड़ जाइए साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथियों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना। जो भी आपके लिए सुधार की ज़रूरत हो बताना हमें, हम अगली बार सुधार करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है साथियों, मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1988। 1 जुलाई। ऑप्शन नंबर 2 1 जुलाई 1989। ऑप्शन नंबर 3 1 अगस्त 1988। ऑप्शन नंबर 4 14 सितंबर 1989। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1 जुलाई 1989 को मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ। और साथियों, यह 14 अक्टूबर 1988 को ये लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में पारित हुआ। और 1 जुलाई 1989 से यह हमारे संपूर्ण भारत पर जे.एंड.के सहित संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। तो इसमें देखते हैं कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें कुल 14 अध्याय हैं, कुल 14 पार्ट हैं। पार्ट की संख्या अगर देखें तो 14 है। अनुसूची देखें हम, इसके अंदर सूची 2 हैं और धारा इसके अंदर 217 धारा हैं। ठीक है साथियों, तो हम एक एक करके सारी धाराएं आपके लिए कवर करते हुए चलेंगे। अनुसूची 2 देख लेते हैं एक बार। अनुसूची जो 200 अनुसूची हैं, इसमें एक अनुसूची में तो दे रखे हैं चिन्ह, ट्रैफिक साइन बना रखे हैं। और दूसरी अनुसूची में मुआवजा दे रखा है, मुआवजा जो 2019 के अमेंडमेंट एक्ट में कैंसिल कर दिया। तो अनुसूची 2 अब में से मुआवजा ख़त्म कर दिया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको कवर कराने की कोशिश की है। और साथियों, इसमें मोटर वाहन अधिनियम 1989 में अब तक 5 बार, कुल 5 बार संशोधन हो चुका है। कुल 5 बार संशोधन हो चुका है। कब कब हुआ है? तो 1994, 2000, 2001, 2015, 2015 और 2019। यह साथियों 2019 वाला जो है संशोधन होकर के 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ। ठीक है साथियों, तो जितनी बार भी ये जो हमने आपके एक प्रश्न में से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन थी, हमने आपको सारे प्रश्न कवर कराने की कोशिश की है।
तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि गुड समैरिटन व्यक्ति का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में है? ऑप्शन नंबर एक धारा 128, ऑप्शन नंबर 2 धारा 134, ऑप्शन नंबर 3 धारा 134A, ऑप्शन नंबर 4 धारा 129। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धारा 134A। साथियों ये जो धारा है 2019 में ही इसे जोड़ा गया है, 2019 के संशोधन में इसे जोड़ा गया है। यह धारा पहले नहीं हुआ करती थी। इसमें क्या है कि अगर जो भी व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर अस्पताल में ले जाता है तो उसे गुड समैरिटन व्यक्ति कहते हैं, और उसे सरकार के द्वारा उचित इनाम भी दिया जाता है, और ना ही उससे कोई सवाल जवाब, ना उससे कोई सबूत मांगे जाते हैं, तो उसे गुड समैरिटन व्यक्ति कहते हैं। ये और देख लेते हैं 3 धारा जो आपकी बची हुई हैं। ये धारा 128 कहती है कि बाइक पर 3 सवारी नहीं, 3 सवारी मना है, बाइक पर 3 सवारी आप नहीं ले जा सकते हो। धारा 134 कहती है कि दुर्घटना होने पर नज़दीकी अस्पताल में होने पर आप नज़दीकी अस्पताल में ले जाएंगे। ठीक है साथियों, नज़दीकी हॉस्पिटल में आप लेके जाएंगे। धारा 129 क्या कहती है? धारा 129 कहती है कि बाइक सवार को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। हेलमेट अनिवार्य है बाइक सवार के लिए। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो धारा 194D 1,000 रुपये का जुर्माना, 1,000 रुपये का जुर्माना, या 3 माह के लिए आपका DL सस्पेंड हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। ठीक है साथी, तो इससे जुड़ी जो भी हमने देखी एक प्रश्न में आपके साथ जो भी इसके ऑप्शन थे उसके साथ सारी जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कवर की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, धारा 194A, ऑप्शन नंबर बी धारा 194B, ऑप्शन नंबर 3 धारा 194C, ऑप्शन नंबर 4 धारा 194D। तो बताइए साथियों, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सीट बेल्ट ना लगाने पर जुर्माना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धारा 194B। यह कहती है अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो इसमें 1,000 रुपये का जुर्माना है, इसमें आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, 1,000 RS फाइन। ठीक है, और इस फिर धारा 194 ये क्या कहती है? धारा 194 कहती है कि आप सीमा से ज़्यादा सवारी नहीं बिठा सकते हो। अगर आप मान लीजिए कार में जा रहे हो, आपकी 5 सीटर गाड़ी है, 4+1 5 सीटर होगी। अगर 4+1 में अगर आप उससे ज़्यादा सवारी बिठाते तो 200 रुपया पर यात्री, 200 रुपये प्रति यात्री आपको फाइन देना होगा। ठीक, और धारा 194C क्या कहती है? धारा 194 कहती है कि बाइक पर 3 सवारी मना है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, 1,000 रुपये का फाइन। ठीक है साथियों, 194D 194D मैंने अभी आपको देखो पिछले प्रश्न में भी बताया था। 194D कहती है अगर आप बाइक पर हेलमेट नहीं लगाते हो तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है साथियों, कितने का? 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, इसमें भी 1,000 रुपये का जुर्माना है। इसमें देखिए 194 ABCD में इसमें और 2 धारा बची हुई हैं, E और F। E क्या कहती है? अगर आप इमरजेंसी वाहन को अगर आप रास्ता नहीं देते हो तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, 10,000 रुपये का जुर्माना।
या फिर आपको 6 माह की सज़ा, या 6 माह की सज़ा भी हो सकती है। ठीक है साथियों। और 194 F क्या कहती है? हॉर्न, जहाँ हॉर्न मना है वहाँ आपको बजाना नहीं है, जहाँ बजाना अनिवार्य है वहाँ आपको बजाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप पर 1000 रुपये का, पहली बार में, फर्स्ट टाइम में 1000 रुपये का जुर्माना, ठीक है, 1000 रुपये का फाइन होगा। और सेकंड टाइम में आप पर 2000 रुपये का फाइन लगेगा। ठीक साथियों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, ताकि सभी को इस आपकी श्रृंखला का लाभ मिल सके। प्रश्न नंबर 4 कहता है मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ड्राइवर लाइसेंस होना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 कहता है धारा 3, ऑप्शन नंबर 2 धारा 4, ऑप्शन नंबर 3 धारा 16, ऑप्शन नंबर 4 धारा 181। ये देखिए, ये चारों ही धारा डीएल से जुड़ी हुई हैं, चारों की चारों धाराएं डीएल से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें इसका सही लाइसेंस है कि मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसका सही आंसर है धारा 3, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही आंसर है। धारा 3 कहती है कि जो भी कार चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। और धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है साथियों 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति या किशोर, जो भी बालक है, सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा, नॉन कॉमर्शियल। और इसी का, और दूसरे पॉइंट में कहती है, ये पॉइंट नंबर 2 है इसका, कि 20 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कॉमर्शियल वाहन नहीं चलाएगा। ठीक। धारा 16, धारा 16 कहती है इस धारा के अंतर्गत 16 साल के व्यक्ति को 50 सीसी की क्षमता वाला, 50 सीसी की जो बाइक है वो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। जो 16 साल का हो चुका है उसे मिलेगा, लेकिन जो बाइक होगी 50 सीसी से, 50 सीसी से कम, विदाउट गेयर होगी। ठीक। धारा 181, धारा 181 कहती है कि बिना डीएल के अगर वाहन चलाते हुए आप पाए जाते हो, ये तो धारा 3 तो कहती है कि डीएल होना अनिवार्य है, और ये कहती है अगर आप, धारा 181 कहती है अगर आप बिना डीएल के वाहन चलाते पाए जाते हो तो आप पर 1 से 5000 रुपये का जुर्माना। ये डिपेंड करता है स्टेट अथॉरिटी के ऊपर, 1 से 5000 रुपये का जुर्माना होगा। ठीक है साथियों। और या 3 माह की सजा भी हो सकती है, 3 माह सजा, या दोनों भी हो सकते हैं, या दोनों। ठीक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के, तो उसके लिए क्या दंड होगा? 6 माह का कारावास या 5000 रुपये, 3 माह का कारावास या 5000 रुपये, या दोनों, एक या केवल 3 माह का कारावास या 5000 रुपये। तो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बता दिया था इसका आंसर। तो इसका आंसर है 3 माह का कारावास या 5000 रुपये, या दोनों। अगर ये धारा 181 के अंतर्गत आप पर फाइन लगेगा। ठीक है साथियों, 181 धारा। तो इस प्रश्न में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी
नहीं है तो बढ़ते हैं। ये कह रहा है, ये कह रहा है साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यातायात के संकेत कितने प्रकार के होते हैं? यातायात के संकेत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर 3 4 प्रकार, ऑप्शन नंबर 4 5 प्रकार। बताएं आंसर। तो साथियों आपको पता होगा सभी के लिए, ये आसान सा प्रश्न है, ये मैंने डाल दिया है फिर भी सीरीज में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार। तो ये कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के, आपको पता होगा। एक तो होता है इसमें आदेशात्मक, आदेशात्मक, और एक नंबर, और दूसरा होता है आपका सूचनात्मक, सूचनात्मक, और तीसरे होते हैं आपके चेतावनी चिन्ह, तावनी। ये आदेशात्मक जो है साथियों गोल घेरे में, इनका आकार गोल होता है। सूचनात्मक का इनका आयताकार होता है, और चेतावनी वालों का त्रिभुजाकार होता है। ठीक है साथियों, इसमें अगर उल्टा त्रिभुज बना हुआ आपको मिल जाए, उल्टा त्रिभुज, तो वो होता है आदेशात्मक। कैसा? आदेशात्मक। वो आपके लिए आदेशात्मक में दो चिन्ह ऐसे मिलेंगे जो अपवाद में हैं, वो अलग हैं, वो उनका साइज गोल नहीं है। एक तो ये है इसमें गिव वे वाला जो साइन है उल्टा त्रिभुज, एक और आता है अष्टभुजी, अष्टभुजा वाला, तो वो भी आदेशात्मक होता है, स्टॉप वाला जो साइन है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत खतरनाक स्थिति में वाहन खड़ा करना दंडनीय अपराध है? प्रश्न नंबर 7। धारा 112, धारा 125, धारा 184, धारा 122। तो बताइए, बताओ साथियों इसमें क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 धारा 122। इसमें जो है धारा 177 के तहत आप पर 500 रुपये का फाइन लगाया जाएगा, जिसके लिए, या फिर आपको क्या नाम है, रेड लाइट जंप वगैरह के अगर आप केस करते हो तो वो भी खतरनाक स्थिति में आता है, उसमें आपको 1 से 5 हज़ार रुपये जुर्माना होगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। धारा 112, धारा 112 क्या कहती है? ओवर स्पीड, ओवर स्पीड। ठीक है साथियों, तो धारा 112 कहती है ओवर स्पीड। इसके तहत ये धारा 112 तो कहती है कि आपको ओवर स्पीड में वाहन नहीं चलाना है, मगर धारा 183 कहती है अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो LMB जो लाइट मोटर व्हीकल हैं हमारे, उन पर 1 से 2 हज़ार रुपये का जुर्माना होगा, और हैवी जो HMV हैं, हैवी मोटर व्हीकल, उन पर 2 से 4 हज़ार रुपये का जुर्माना होगा। ठीक है, और धारा 125 कहती है कि ड्राइवर से छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो ये सवारी बैठी हैं, सवारियों के लिए यहाँ हिदायत दी गई है कि ड्राइवर से वो छेड़खाड़ ना करें। और धारा 184 कहती है खतरनाक ड्राइविंग, ये खतरनाक ड्राइविंग है, खतरनाक ड्राइविंग। तो खतरनाक ड्राइविंग, इसके इसमें जो है 1 से 5 हज़ार रुपये का जुर्माना है। ठीक है, या इसमें आपको 6 माह की सज़ा भी हो सकती है। 1 से 5 हज़ार रुपये जुर्माना, और या फिर आपको 6 माह की सज़ा आपके लिए हो सकती है अगर आप खतरनाक ड्राइविंग करते हो। जैसे आप रॉन्ग साइड ड्राइव करते हो, जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हो आप, या फिर रेड लाइट जंप कर देते हो,
इसमें कई सारे नियम बनाए गए हैं जो खतरनाक स्थिति में की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है निम्न यातायात संकेत किस प्रकार का है, यानी कि किस प्रकार का चिन्ह है। निम्न नीचे वाला ये जो बताइए साथियों। ये मैंने अभी आपको जब पिछला प्रश्न बता रहा था तो मैंने उसमें बताया कि आपको आदेशात्मक तो गोल होते हैं, सूचनात्मक ये आपके आयताकार होते हैं, चेतावनी वाले त्रिभुजाकार होते हैं, मगर ये तो अष्टभुजाकार आ गया। तो ये बताओ साथियों ये कौन सा होता है? आदेशात्मक, सूचनात्मक, चेतावनी है, ये होता ही नहीं है चिन्ह, इनमें से कोई नहीं है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेशात्मक। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था पिछली बार कि अगर आपको उल्टा अगर आपको उल्टा त्रिभुज मिल जाता है ठीक, जैसे ये देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ इसे सब। अगर आपको उल्टा त्रिभुज मिल जाए, ये देखिए आपके बाद करता हूँ शुरू। आप या तो आपको उल्टा त्रिभुज मिल जाए या आपको ये वाला चिन्ह मिल जाए, ये दोनों ही आदेशात्मक होते हैं। ये सिर्फ दो इस प्रकार के चिन्ह हैं जो आदेशात्मक की कैटेगरी में डाले गए हैं। बाकी के सारे चिन्ह जो होते हैं गोल होते हैं आदेशात्मक। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है, बताओ इसका। ये जो चिन्ह है इसका बाएं मोड़ या बाएं मुड़ना मना है, या दाएं मोड़ या दाएं मुड़ना मना है। तो ये देखिए काफ़ी जीता प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है दाएं मोड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न यातायात चिन्ह बताइए। निम्न यातायात चिन्ह बताओ किसका है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, अस्पताल, विश्राम स्थल और जलपान स्थल। तो देखिए साथियों, इसमें अगर ये एच बना हुआ है तो ये किसका है? अस्पताल का। ठीक है, अगर यहीं कप वगैरह रखा होता कप, तो ये किसका होता? हो तो ये हो जाता जलपान का, जलपान आराम स्थल का। ठीक है, अगर यहाँ इसमें तो आपको उसने एच बना के दे दिया, कहीं कहीं आपको यहाँ एच की जगह प्लस का निशान भी मिल सकता है, तो वो भी अस्पताल का होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 3 पहिया वाहन की अधिकतम स्पीड क्या होती है? प्रश्न नंबर 10, 3 पहिया वाहन की अधिकतम स्पीड क्या होती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ। तो इसका सही आंसर है साथियों 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 3 पहिया वाहन की। ये देखिए, ये है साथियों क्रैंक शाफ्ट का ट्रेड शाफ्ट, इंजन का मुख्य भाग है। देखिए साथियों, ये थोड़ा क्या नाम है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ क्रैंक शाफ्ट नहीं है ये साथियों क्रैंक शाफ्ट नहीं है। इसकी वो ट्रेड ट्रेड नहीं है, ये क्रैंक है। यहाँ क्या है? क्रैंक। क्रैंक कर लेंगे। क्रैंक शाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है। इसका क्या कार्य है? क्रैंक शाफ्ट पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में बदलती है। क्रैंक शाफ्ट दोलन गति करती है। क्रैंक शाफ्ट गति परिवर्तन करती है। इनमें से कोई नहीं। बताओ। ये आपका इंजन से संबंधित प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रैंक शाफ्ट पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में बदलती है। क्योंकि आपने जब देखा होगा उसमें जो सिलेंडर बोर बना होता है हमारा, इस तरह से सिलेंडर बोर के अंदर हमारी पिस्टन लगी हुई होती है। जो पिस्टन हमारी कनेक्टर रॉड के माध्यम से और क्रैंक शाफ्ट ऐसे करके, ये मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है।
जब ये पिस्टन हमारी ऊपर नीचे होती है तो क्रैंकशाफ्ट ये कहाँ करती है, ये ऊपर नीचे की गति करती है यहाँ, ये क्या नाम है, क्रैंकशाफ्ट उसे घूर्णन गति में बदल देती है। चलिए समझते हैं इसे चित्र के माध्यम से। ये देखो साथियों, ये हमारी क्या है, ये देखिए, ये है सिलेंडर बोर, ये सिलेंडर बोर है, ये है हमारी पिस्टन, ये हमारी पिस्टन है, ये वाली पिस्टन है, और ये आपकी क्रैंकशाफ्ट है। ठीक है, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है, ओ सॉरी, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये वाली, इसे कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। ये है आपकी क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, इसे पिस्टन हेड कहते हैं। पिस्टन में दो तरह की रिंग लगी होती हैं, ऊपर जो होती हैं प्रेशर रिंग होती हैं, इस तरह से लगी हुई होती हैं। ऊपर वाली दो प्रेशर रिंग होती हैं, नीचे वाली एक जो होती है वो ऑयल रिंग होती है। और ये देखिए, ये वाला, ये जो है, ये आपका फ्राई व्हील है। फ्राई व्हील क्या करता है, जो हमारे इंजन के अंदर चार स्टॉक होते हैं ना, चार स्टॉक में से जो एक एक तो होता है पावर, पहला पहला स्टॉक होता है सक्शन, दूसरा स्टॉक होता है हमारा कंप्रेशन, तीसरा होता है हमारा पावर स्टॉक, और चौथा होता है हमारा एग्जॉस्ट स्टॉक। तो देखिए इसमें तो अगर हमारा डीजल इंजन है, तो इसमें पहले हवा सिलेंडर बोर के अंदर जाती है। दूसरे में जब वो हवा जाती है तो उसे हमारी पिस्टन जब ऊपर जाती है तो उसे कंप्रेस करती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो इस जब हवा गर्म हो जाती है, जैसे हमारी पिस्टन ऊपर पहुंचती है, तुरंत ऊपर से इंजेक्टर उसमें डीजल का फुब्बारा मारते हैं और वहाँ आग लग जाती है, और फिर हमारी पिस्टन एकदम नीचे को जब आती है तो उसे कहते हैं हम पावर स्टॉक। और पावर स्टॉक के बाद में जो जली हुई गैसें हैं वो एग्जॉस्ट स्टॉक के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है साथियों, इसमें मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, और जैसे हम आगे आगे क्लास लेके आएंगे आपको बेस्ट कंटेंट प्रदान करेंगे। ये देखिए, पेट्रोल इंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पेट्रोल इंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एसआई इंजन, सीआई इंजन, ईसी इंजन, आईसी इंजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन प्रश्न नंबर 12 का, बताइए सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है स्पार्क। इसका सही आंसर क्या है, स्पार्क इंजन, क्योंकि इस पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा हुआ होता है। जब कार्बोरेटर लगा रहता है तो कार्बोरेटर पहले ही हवा और फ्यूल, किसका, हवा और फ्यूल दोनों का मिक्सचर करके हमारा सिलेंडर में भेजता है, और वहाँ जब वो कंप्रेस हो जाती है हवा पावर स्टॉक के अंदर में, तब ऊपर से उसकी चिंगारी छोड़ता है, हमारा स्पार्क प्लग जो है चिंगारी छोड़ता है और उसमें आग लग जाती है। फिर यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है। सीआई इंजन कौन सा होता है, ये होता है डीजल इंजन, ये होता है डीजल इंजन। इंजन के दो प्रकार हैं, एक जो पेट्रोल इंजन है उसे ऐसा ही स्पार्क इंजन बोलते हैं, जो डीजल इंजन है उसे कंप्रेशन इंजन बोलते हैं। ठीक है साथी, और ये ईसी ये होता है एक्सटर्नल इंजन, जो यानी कि इनमें क्या होता है, इनमें तो सिलेंडर के अंदर दहन प्रक्रिया चलती है, और ये इसमें सिलेंडर के बाहर ये भाप के माध्यम से चलते हैं, जैसे पुराने रेलगाड़ी के इंजन थे या वो जो है उसमें चलते थे। तो ये इस तरह के इंजन एक्सटर्नल इंजन होते हैं, बाहर दह इंजन जिसे बोलते हैं। यह है आईसी इंटरनल कम्बस्चन इंजन। तो
ये जो दोनों इंजन है हमारे, ये आईसी इंजन है, इंटरनल कम्बस्चन इंजन। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है वाहन में लगा टैकोमीटर का क्या काम है। नंबर 1 वाहन की गति बताता है, नंबर 2 इंजन का टेम्परेचर बताता है, नंबर 3 इंजन के आरपीएम बताता है, नंबर 4 वाहन का फ्यूल बताता है। तो इसका सही आंसर है वाहन में लगा टैकोमीटर इंजन के आरपीएम बताता है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट की गति बताता है। तो इसमें देखिए ये वाहन की गति कौन बताता है, स्पीडोमीटर। और वाहन का टेम्परेचर, इसे टेम्परेचर मीटर बोलते हैं। वाहन का फ्यूल जो बताता है उसे फ्यूल मीटर बोलते हैं। ये देखिए आगे मैं चित्र लेके आया हूँ आपके लिए। ये देखो, ये वाला जो मीटर है ना, इसे टैकोमीटर बोलते हैं। इसे आरपीएम, जैसे 2, 3, 4, 5, ये लिखा हुआ आरपीएम गुणा 1000। अगर 4 पे है तो उसमें 1000 की गुणा कर दीजिए। आपका जो इंजन है 4000 आरपीएम, 4000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, राउंड पर मिनट की स्पीड से घूम रहा है। ये स्पीडोमीटर है आपका। इसी में ओडोमीटर लगा हुआ होता है जो वाहन के द्वारा चली गई दूरी को बताता है। तो गाड़ी के अंदर कई मीटर लगे हुए होते हैं। एक टेम्परेचर मीटर होता है, फ्यूल मीटर है, ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है। ट्रिप मीटर द्वारा वाहन के द्वारा जो ट्रिप में चालू कर देते हैं उसे, तो ट्रिप बता देता है आप कहाँ से कहाँ तक गए, वो जीरो भी हो जाता है। अगला प्रश्न है कनेक्टर नोड को पिस्टन से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिग एंड बेरिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 रोड कैप द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 पिस्टन पिन द्वारा, और ऑप्शन नंबर 4 रिस्ट पिन द्वारा। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पिस्टन पिन द्वारा। ठीक है, चलिए आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये है आपका पिस्टन, ये हिस्सा है पिस्टन। क्या है, ये हिस्सा है आपका पिस्टन। ठीक है साथियों, ये वाला। ये होती है आपकी पिस्टन, और ये है आपकी रिस्ट पिन, ये जो आपको दिखाई दे रही है। ये इस हिस्से को स्मॉल एंड बोलते हैं, और ये इसे बिग एंड बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसे बिग एंड बोलते हैं। ये जो बीच में लगे हुए हैं इसे बोलते हैं बिग एंड बेरिंग। ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका पिस्टन हेड है। इधर इसमें देखो 3 रिंग लगी हुई हैं। ऊपर वाली जो है इन्हें प्रेशर एयर प्रेशर रिंग बोलते हैं, नीचे वाली ऑयल प्रेशर रिंग होती हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए रेडिएटर का क्या कार्य है। रेडिएटर का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 हवा को ठंडा करना, इंजन को ठंडा करना, कूलेंट या पानी को ठंडा करना, और ऑप्शन नंबर 4 ऑयल को ठंडा करना। तो बताइए। इसका बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसे लगा देते हैं इंजन को ठंडा करना। तो ये पहले सवाल को पूरा पढ़ लिया करें। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है बिल्कुल। ये इंजन को ठंडा नहीं करता है। रेडिएटर इंजन से आने वाले गर्म पानी या कूलेंट को ठंडा करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। ये देखिए मैं चित्र लेके आया हूँ आपके लिए। ये है आपका रेडिएटर। ये है आपका रेडिएटर का अपर टैंक, इसे बोलते हैं अपर टैंक, इसे बोलते हैं लोअर टैंक। ये आपकी फिन्स बनी हुई हैं, ये वाली जो फिन्सें हैं, इसी के माध्यम से जब जब आपका गर्म पानी इंजन से आता है तो वो सबसे पहले अपर टैंक में आता है। अपर टैंक से लोअर टैंक में आता है इन फिन्स और नलियों के माध्यम से। इन नलियों में हवा लगती है आगे से, और इसके पीछे जो पंखा लगा रहता है वो हवा सामने से खींचता है ऐसे करके। तो ये हवा इस पानी को ठंडा करती है और नीचे लोअर टैंक में पहुंच जाता है। ठीक है साथियों, इससे रेडिएटर से पहले इंजन इंजन ये मान लीजिए आपका इंजन है। इंजन से ये हॉज पाइप जा रहा है। इंजन और हॉज पाइप के बीच में यहाँ एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा रहता है। ये मान लीजिए नीचे से गया ऐसे इंजन में, यहाँ से लग गया एक हॉज पाइप। ठीक है, यहाँ बीच में मोटर भी लगी रहती है एक, जो पानी भेजती है इंजन में। तो यहाँ जो थर्मोस्टेट वाल्व लगा रहता है, थर्मोस्टेट वाल्व से एक पाइप यहाँ दोबारा से इंजन की तरफ लगा रहता है।
इंजन के इनलेट वाले पाइप में। जब ये थर्मोस्टेट वाल्व जब तक उस इंजन के पानी को रेडिएटर में नहीं भेजता है, जब तक उसका टेम्परेचर 82.5 डिग्री नहीं हो जाता है। जब 82.5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो ये इधर से बंद हो जाता है इंजन की तरफ से, और ये इंजन का गर्म पानी रेडिएटर में भेजने लग जाता है। ठीक है साथियों, तो आज इस क्लास में इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। तो साथियों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथियों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको सुधार की ज़रूरत है आप हमें बताइए, हम आपको आगे से और अच्छे से अच्छा बेस्ट कंटेंट लेकर आएंगे। तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही बस। सभी साथियों के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।